नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी को समझने से पहले कुछ बातों को समझना जरूरी है। और वो बातें कौन कौन सी है? सबसे पहली बात है सेल। सेल क्या है? सेल जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जब हम सेल की बात करते हैं तो कुछ बातें को समझना पड़ेगा। सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझने की शुरुआत कहां से हुई? जब माइक्रोस्कोप की खोज हुई। और माइक्रोस्कोप की खोज किसने किया? 1590 में 1519 में एच जेन्सन और जेड जेन्सन ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप की खोज की। माइक्रोस्कोप की खोज होने के बाद 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा डेड सेल का अध्ययन किया गया था। प्लांट डेड सेल का अध्ययन किया गया था और डेड सेल में क्या थी? कॉर्क का अध्ययन किया और उन्होंने छोटी छोटी संरचनाएं देखी। और ये जो छोटी छोटी संरचनाएं थी कुछ इस तरह की थी, काल कोठरी के समान थी, सेल के समान थी। इस कारण से इन्होंने नाम दिया इसको सेल। और इसका वर्णन उन्होंने अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में किया। तो यहां पर एक बात समझ में आती है कि रॉबर्ट पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को देखा और वो सेल कैसी थी? डेड सेल थी। दूसरी बात, इसके बाद आता है 1675 में एंटोन वान लीवनहाफ। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग सेल को देखा। उन्होंने पॉन्ड वाटर लिया, उसके एक ड्रॉप लिए और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा। तो ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या देखा भाई? लिविंग सेल्स को देखा। यहां पर दो तीन बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब आगे चलते हैं। यहां पर देखिए 1824 में ड्यूट्रोचैट ने बताया कि इस पादप एवं जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है। इसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस की खोज की गई। 1835 में फेलिक्स डुजार्डिन ने सेल के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड को सार्कोड नाम दिया। क्या नाम दिया उन्होंने? सार्कोड नाम दिया। अब इसके बाद जो साइंटिस्ट है वो महत्वपूर्ण साइंटिस्ट है, ध्यान दीजिएगा। ये एमजे स्लाइनिंग जो कि जर्मनी के बॉटनिस्ट थे। इन्होंने 1838 में प्लांट सेल्स की स्टडी की। और प्लांट सेल्स की स्टडी करने के बाद कुछ बातों को रखा। पहली बात, उन्होंने बताया कि प्लांट सेल के चारों ओर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एक कवरिंग होती है प्लांट सेल्स में, सबसे चारों ओर क्या होती है? एक कवरिंग होती है जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? सेल वॉल नाम दिया। दूसरी बात देखिए, इसके पहले उन्होंने साथ में क्या होता है कि सारे के सारे जो प्लांट्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं। और सेल्स के चारों ओर क्या पाई जाती है? कवरिंग पाई जाती है जिसको सेल वॉल नाम दिया। इसी तरह की खोज जो है वो ब्रिटेन के जूलॉजिस्ट थियोडर स्वान के द्वारा की गई। स्वान जिन्होंने 1839 में एनिमल सेल की स्टडी की और उन्होंने कुछ बातों को बताया। कौन कौन सी बातें बताया? कि सभी एनिमल्स जो है वो सेल्स के बने होते हैं। सभी एनिमल्स का जो शरीर है वो किसके बना होता है? सेल्स का बना होता है। एनिमल सेल्स में सबसे बाहर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके बाद थियोडर स्वान ने प्लांट सेल्स की भी स्टडी की और दोनों का कंपैरिजन किया। और कंपैरिजन करने के बाद उन्होंने बताया कि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लांट सेल में पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है। अब जब इतनी सारी जानकारी हो गई तो दोनों ने मिलकर, चूंकि दोनों के सिद्धांत अर्थात फ्रीडेन और स्वान के जो सिद्धांत है मिलते जुलते थे, इस आधार पर दोनों ने मिलकर किसका प्रतिपादन किया? सेल थ्योरी को दिया, कोशिका सिद्धांत को दिया। 1839 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और उन्होंने क्या कहा बताया? देखिएगा कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते तथा कोशिकाएं जीवित होती है। सेल कैसी होती है? लिविंग होती है। दूसरी बात, सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति सेल के अंदर होती है। सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति कहां हो रही है? सेल के अंदर। तीसरी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने क्या बताया? कि बहुकोश की जीवों में होने वाली क्रियाएं कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होती है। जितने भी मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर होने वाली समस्त प्रकार की जैविक क्रियाएं कोशिकाओं के अंदर होने वाली क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होती है।
अब बात आई प्रायोगिक प्रमाण की, तो इन्होंने बाकी प्रमाण तो दे दिए, लेकिन सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति सेल के अंदर होती है, इस बात को जो है वो वान मोल तथा नेगेली ने नकार दिया और उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं होता है। अब ये सिद्धांत जो है वो खतरे में पड़ गया। तब अब देखिए इस दौरान स्वान का क्या मानना था कि स्वान का ये मानना था कि कोशिकाओं की उत्पत्ति सेल के अंदर जिस तरह से क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है उसी तरह से सेल की फॉर्मेशन होती है, लेकिन वान मोहल तथा नेगिलिन ने इसको गलत बता दिया। तो इसका समाधान किया 1855 में रोल्फ विर्चो ने। उन्होंने बताया कि कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही मिलकर होती है, अर्थात कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से मौजूद कोशिकाओं से होती है। और जब इस बात को उन्होंने बताया, प्रायोगिक प्रमाण के साथ बताया, उसके बाद जो सेल थ्योरी है उसका कॉन्सेप्ट बदल गया। और सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट बदल गया तो कौन कौन सी बातें आई उस पर देखिए कि सभी जीवों का शरीर कोशिका एवं उसके उत्पाद का बना होता है। सभी जीवों का शरीर कोशिका एवं उसके उत्पाद का बना होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बनने वाली नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। बनने वाली नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। तीसरी बात, कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। चौथी महत्वपूर्ण बात, कोशिकाएं अनुवांशिक एकक होती है, अर्थात इसमें डीएनए और आरएनए होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है। और ये कैसी होती है? अनुवांशिक एकक होती है, सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का। किसी जीव में होने वाले समस्त कार्य घटक कोशिकाओं में होने वाले जैविक कार्यों के कारण होते हैं। मतलब ये सीधी सी बात है कि ये एक मल्टीसेलुलर एनिमल है और उसमें जो भी कार्य होंगे वो कोशिकाओं के अंदर होने वाली कार्यों के परिणामस्वरूप होंगे। ठीक है, अब देखिए, लेकिन कई ऐसे जंतु हैं, कई ऐसे एनिमल्स हैं जो इस सिद्धांत का विरोध करते हैं और उनमें सबसे महत्वपूर्ण है वायरस। वायरस इसका अपवाद है। क्यों? क्योंकि इसका शरीर जो है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है, सेल से नहीं मिलकर बना होता, उसमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। तो ये बात बिल्कुल सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। दूसरा, बैक्टीरिया और ब्लू एलगी, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एलगी, इसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ये भी इसका अपवाद है। वाउचेरिया तथा फाइटोप्थेरा, वाउचेरिया क्या है? एक प्रकार की एल्गी है, जबकि फाइटोप्थेरा क्या है? एक प्रकार की फंजाई है। ये सिलोसाइटिक सेल्स इनमें पाई जाती है, नॉन सेप्टिक और सिलोसाइटिक सेल्स पाई जाती है। सिलोसाइटिक मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ पाए जाते हैं। तो इसकी व्याख्या इस सिद्धांत के माध्यम से नहीं की जा सकती। तो ये कुछ अपवाद है। चलिए देखिए इस सिद्धांत का क्या महत्व है। इस सिद्धांत से हमको जो जानकारी मिलती है उसमें कि सभी जीव संरचनात्मक रूप से समानता प्रदर्शित करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, सभी सेल्स समान मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है, सभी सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात की जानकारी जो मिलती है वो है कि जीवन का उदय सेल से हुआ है, अर्थात कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। चौथी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवन सेल्स के माध्यम से ही ट्रांसफर होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवन सेल्स के माध्यम से ही ट्रांसफर होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात किया सेल थ्योरी की, कोशिका सिद्धांत की। हमने जाना कोशिका सिद्धांत क्या है, किसने दिया था, इसके मुख्य बातें क्या है, इसके आधुनिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अपवाद कौन से हैं और इसका क्या महत्व है। चलिए एक और नए वीडियो में हम फिर मिलते हैं, सेल्स के बारे में ही बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।